नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और सबसे पहले हम बात करेंगे कड़ी कयारी उपचुनाव की बारी। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री, जिलों के प्रभारी मंत्री और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान उपचुनाव को लेकर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ है और रणनीतियां भी तैयार की गई हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 9 सीटों पर उपचुनाव को जीतने के लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की हैं। बैठक के दौरान मंत्रियों और पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय हो और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया है। यह भी तय हुआ है कि उपचुनाव में पार्टी का कोई भी नेता अपने निर्धारित क्षेत्र में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कोई कमी ना छोड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव जीतना केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की जीत है। इसलिए हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन को मजबूती से संभालने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हर सीट महत्वपूर्ण है और इसके लिए बूथ स्तर पर सटीक प्रबंधन और निगरानी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि चौपाल के माध्यम से जनता की समस्याओं को समझा जाए और उनका समाधान भी किया जाए, जिससे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ सके। तो उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री की यह अहम बैठक हुई है। हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री चाक चौबंद नजर आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव की भाजपा तैयारी कर रही है। तो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर प्रदेश अध्यक्ष की निगरानी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार जो जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी दी जा रही है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए संदेश दिया जा रहा है। तो सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में सबकी जिम्मेदारी तय की गई। उप मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों को साथ ही चुनाव प्रभारियों को उनकी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक उनको निर्वहन करने के लिए, उनको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा है। और अब हम बात करेंगे सख्त निर्देश, सरकार का आदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक बार फिर कस्टम विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि चीनी लहसुन को जब्त करने के बाद उसे कुचलकर जमीन खोदकर उसको जमींदोज किया गया है। कस्टम विभाग की इस कार्रवाई से खासकर जो चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वाले तस्कर हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पूर्व भी कस्टम विभाग द्वारा चाइनीज लहसुन को जब्त कर नष्ट करने का कार्य किया जाता रहा है, लेकिन कभी तस्कर तो कभी स्थानीय ग्रामीण जमीन खोदकर लहसुन को चुरा ले जाते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार कस्टम विभाग द्वारा तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए पहले तो इस लहसुन को महाराजगंज के निचलौल के दामोदरी पोखरी पर इसे कुचलने के साथ जमीन खोदकर गड्ढे में दफनाया गया। इस कार्रवाई से जहां एक तरफ कस्टम विभाग का मानना है कि अब लहसुन पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, तो वहीं चाइनीज लहसुन को दोबारा गड्ढा खोदकर न चुरा पाने पर तस्करों के मंसूबे फेल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये सफेद रंग का पदार्थ बर्फ नहीं बल्कि चाइनीज लहसुन है, जिसे बुलडोजर की सहायता से पहले कुचला गया है, जिससे तस्करों के मंसूबे फेल नजर आए। क्योंकि इससे पहले भी कस्टम विभाग द्वारा चाइनीज लहसुन को दफनाया जा चुका है, लेकिन तस्कर रात के अंधेरे में इसे खोद कर उठा ले जाते थे। लेकिन इस बार कस्टम विभाग द्वारा चाइनीज लहसुन को कुचलकर नष्ट करने का कार्य किया गया है। तो जैसे भारतीय बाजारों में लहसुन की कीमत बढ़ी है, वैसे ही तस्करों के द्वारा चाइनीज लहसुन की लगातार तस्करी की जा रही है। चाइनीज लहसुन की जैसा कि जानकारी सामने आई है कि चाइनीज लहसुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको लगातार इसको प्रतिबंधित किया गया है और इस प्रतिबंधित लहसुन को फिर भी तस्कर और मुनाफाखोर लगातार भारतीय बाजारों में तस्करी के माध्यम से ला रहे हैं। और ऐसे में जब बड़ी खेप लहसुन की पकड़ी गई है तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। पहले उसको कुचला गया है, उसके बाद उसको गड्ढा खोदकर जमींदोज किया गया। इससे पहले भी कस्टम विभाग के द्वारा चाइनीज लहसुन को जब्त करने के बाद उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन
इस बार का जो तरीका है वो अलग है, ताकि चोर जो है उसको ले ना जा सके। पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी जो है निवारक कार्रवाई की गई है, जिसमें लहसुन की काफ़ी तस्करी को रोकथाम के लिए सीज़र किया गया था। उसी सीज्ड आइटम का जो है कॉन्फिस्केशन करके डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है म्यूनिसिपल ग्राउंड पे। उसको अभी कुचलवा करके फिर गड्ढे में दबवाया जाएगा। लगभग कितना बोरी लहसुन का? करीब 800 बोरी के आसपास लहसुन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रभान, भारतीय बाजारों में जैसे लहसुन की कीमत बढ़ी, वैसे ही चाइनीज जो लहसुन है उसकी आमद बढ़ गई। तस्कर प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन को बाजार में लाते दिख रहे हैं। ऐसे में बड़ी जब्ती की कार्रवाई की गई है और उसको नष्ट भी किया गया है कस्टम विभाग के द्वारा। चंद्रभान, क्या आप हमें सुन पा? तो हमारे संवाददाता चंद्रभान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चाइनीज लहसुन की बड़ी खेप पकड़ी गई और उसको नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। कस्टम विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। पहले चाइनीज लहसुन को कुचला गया है और उसके बाद कुचले हुए लहसुन को गड्ढे में उसको गड्ढा खोदकर उसको निस्तारित किया गया है। तो बड़ी खेप ये प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन की पकड़ी गई है। भारतीय बाजारों में लहसुन की कीमत बढ़ने के बाद लगातार ये प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन भारतीय बाजारों में देखा जा रहा है। अवैध तरीके से इसकी तस्करी की जा रही है तस्करों के द्वारा। और अब हम बात करेंगे महाकुंभ की तैयारी की। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आपको बता दें कि सरकार महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए उसने कई खास प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ मेले के दौरान ट्रैफिक के बेहतर इंतजामों और श्रद्धालुओं की आरामदेह यात्रा के लिए कुल 7 खास रूटों की पहचान कर उन्हें डेवलप किया गया है। इसके अलावा प्रशासन कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को आसानी से घाटों तक पहुंचाने के लिए गंगा नदी के दोनों किनारों पर और शहर के भीतर परमानेंट रिवर फ्रंट रोड बना रहा है। अधिकारियों के मुताबिक गंगा नदी के किनारे सड़क बनाने की शुरुआत डेडलाइन 30 अक्टूबर थी, लेकिन इलाके में हाल ही में आई बाढ़ की वजह से काम में थोड़ी देरी हुई है। हर साल आपको बता दें, हर 12 साल में होने वाला ये महाकुंभ प्रयागराज में अगले साल 14 जनवरी से 26 फरवरी तक संपन्न होगा। तो कुंभ की तैयारियां प्रयागराज में जोरों पर हैं। हम लोग रोड का निर्माण कर रहे हैं दोनों तरफ, गंगा जी की दोनों तरफ, झूसी साइड में भी और शहर के क्षेत्र में भी। ये नागवासुकी से लेकर शहर का जो एरिया है वो नागवासुकी से प्रारंभ होकर फाफामऊ रसूलाबाद घाट तक जाएगा और जो झूसी का एरिया वो पूरे सुधार से इधर छतनाग तक है। ये कुल लंबाई इसकी 15 किलोमीटर के लगभग है और इस पर करीब 200 करोड़ के आसपास का बजट अनुमानित है। और इसका कार्य जो है बाढ़ से पूर्व भी संपादित कराया गया था, काफी कार्य हो चुका है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, हिंदू आस्था का विशेष और महापर्व जिसको महाकुंभ कहा जाता है, 12 वर्षों में महाकुंभ की वापसी प्रयागराज में हो रही है। सरकार की तरफ से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाले जो श्रद्धालु और भक्त हों उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मधुर जी जी हाँ, मानस मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ की तैयारियां जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले बाढ़ आने की वजह से जो बाढ़ की स्थिति यहाँ पे बन गई थी और जल भराव हो गया था पूरे शहर में। आप देख रहे थे उधर का जो तराई के क्षेत्र था वहाँ पे पूरा पानी आ गया था, तो वो धीरे धीरे वहाँ से सब निकल चुका है। उस वजह से जो है करीब 1 से 1.5 महीने यहाँ पे देरी हो गई थी, लेकिन अब उस वजह से जो देर हुई है उसको कवर अप किया जा रहा है और पूरा प्रशासन और शासन पूरी तरह से मिल करके और जोर शोर से तैयारी में जुट गया है। और जैसा कि आपको बता दें कि उसमें जो तैयारी की जा रही है पूरी तरीके से, जो यहाँ प्रयास को जो है दोनों में बांटा गया है। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है, जैसे कि 2 तरीके से उसको सौटे दी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि सिटी से जो है लोगों को जो है ज्यादा न जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। तो इसलिए बाहर की तरफ से दोनों शहरों प्रयागराज से दोनों तरफ से जो है रास्ते दिए जा रहे हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को लाया जाएगा। और इसके साथ साथ रेलवे भी पूरी तरह से लगा हुआ है। तो रेलवे हो गया, प्रशासन हो गया, शासन हो गया, सारे जो जितने भी विंग हो सकते हैं
सरकार के वो सारे जो है काम कर रहे हैं, जो भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय लेवल पे हो, सब लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो है, जब योगी जी आए हैं यहाँ पे, योगी जी खास तौर से यहाँ पे समीक्षा बैठक करने के लिए आए थे, वो देखने आए थे कि यहाँ पे कितनी तैयारियां चल रही हैं। और उन्होंने इस बात को काफी नाराजगी भी जाहिर की कि करीब 1 से 1.5 महीना काम जो है पिछड़ चुका है और अधिकारियों को सब दिशा निर्देश देके हो गए यहाँ पे गए हैं कि इसको जो है 10 दिसंबर तक हर हाल में कंप्लीट कर लिया जाए। डेडलाइन उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि 10 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो जो है यहाँ पे आकर के एक बार जो है पैनल यहाँ पे मुआयना कर सकते हैं, वो आ सकते हैं उस बीच में। और इसलिए उसको उन्होंने कहा है कि डेडलाइन दी है कि 10 दिसंबर तक इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि 2025 13 जनवरी से यहाँ पे जो स्नान शुरू हो जाएंगे, करीब 6 शाही स्नान होने हैं, तो उसको लेकर के पूरी तरह की तैयारियां चल रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि घाट में जो है पानी था, वो पहले घाट में यमुना का जल स्तर था वो बढ़ करके वो बंदा बाढ़ तक आ गया था और कई मोहल्लों में घुस गया था, जिस वजह से ये काम काफी लेट हुआ। और जो है वहाँ की जमीन थी वो काफी जो जिस तरह से काम होना चाहिए उससे काम नहीं हो पाया, कि वहाँ पे दलदल वाली स्थिति बन गई थी। और मैंने इसी बीच में जो है काफी वहाँ पे सिंचाई विभाग के अधिकारियों से, बाढ़ विभाग के अधिकारियों से बात की, तो उनका ये कहना था कि इसी वजह से करीब 1 महीना जो काम लेट हो गया, क्योंकि वो जो जमीन थी उस पर जो है वो जो काम होना था, जो टैंड या जो भी इस तरह के जो काम होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जमीन दलदल होने की वजह से उस पर जो है सही से तैयारियां नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो है जमीन का यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है और यहाँ पे पानी का कोई ऐसी बात नहीं है, पानी अपनी जगह पहुंच गया है और गंगा नदी अपने घाट पे पहुंच गई है। वो घाटों की तैयारियां चल रही हैं, घाटों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे कि जो करोड़ों की तादाद में, ऐसा माना जा रहा है कि 40 से 50 करोड़ के बीच में यहाँ पे जो है श्रद्धालु आने वाले, जो बहुत बड़ी संख्या होने जा रही है। आप कह सकते हैं विश्व का सबसे विशालतम यहाँ पे जो है ये सबसे बड़ा महा आयोजन होने जा रहा है। लगभग इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई और आयोजन अभी तक नहीं हुआ होगा। तो 40 से 50 करोड़ लोग इस समय प्रयागराज में आने वाले हैं अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर। तो उसको देख करके पूरी तैयारियां की गई हैं और इस तरह से तैयारियां की गई कि किसी तरीके की कोई उस पर जो है कोई भी जो है वहाँ पे ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। जैसे 2013 में एक बार कंप्लीट हो गई थी, उस तरह की कोई भी घटना ना हो। रेलवे के अधिकारियों से हम लोग की बात हुई और सब अधिकारियों से बात हो रही, तो वो कह रहे हैं हम लोग पूरे व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक रेलवे के प्रशासन की बात मैं बता दूं, रेलवे यहाँ पे करीब 9 ऐसे स्टेशन है, यहाँ पे सब स्टेशन जिसको कहते हैं प्रयागराज में, जो 9 स्टेशन है, तो उस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है। पूरी भीड़ को उन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। उस समय जो है स्पेशल ट्रेनिंग चलाई जाएंगी। करीब 12 साढ़े 12 के करीब ट्रेनों की अभी लिस्ट आ गई है, मतलब आई है कि जो 12:30 के करीब ट्रेनों उसमें लगाई जाएंगी स्पेशल। और साथ साथ पॉसिबिलिटीज है कि अगर जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा भी ट्रेनें बढ़ाई जा सकती है। और इसी के साथ साथ जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए पूरी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे पुलिस के जवान, और उनको पूरी ट्रेन किया जा रहा है कि पुलिस को जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके साथ जो नरमी के साथ पेश आया जाए। और सबसे बड़ी बात है उनको अच्छे से हैंडल किया जाए, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पे पूजा के मकसद से आ रहे हैं, तो उनके साथ जो भी जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार हो। उसके लिए क्या कहते हैं पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को वहाँ पे बकायदा उनको जो है क्या कहते हैं वो भी करा जा रहा है, उसको ट्रेन करा जा रहा है और उसको वो दिया जा रहा है कि किस तरीके से पूरे मेले से जो है निपटा जाए। जी निश्चित रूप से मधुर दरबारी, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये आस्था का कार्यक्रम जिसकी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री इस तैयारी की लगातार निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। हमारी विशेष प्रस्तुति में यहां एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खास दिवाली दीपोत्सव की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खास दिवाली दीपोत्सव की तैयारी की। योगी सरकार द्वारा अयोध्या तीर्थ में आयोजित किए जा रहे 8वें दीपोत्सव समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासनिक प्रयासों के अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय ने भी अपना काम तेजी से शुरू कर दिया है। इस साल का दीपोत्सव वाकई खास होने वाला है, जिसमें झारखंड से 150 आदिवासी प्रतिनिधि स्वयंसेवक के तौर पर घाटों पर दीप जलाने के लिए शामिल होंगे। आपको बता दें, दरअसल अयोध्या में राम की पैड़ी पर 2017 में अपने शुभारंभ के बाद से दीपोत्सव ने लगातार साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस साल मुख्यमंत्री ने 25 लाख दिए जलाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया है, जिसके लिए सरयू नदी के तट पर 28 लाख दिए रखे जाने की योजना है। इस योजना के बाद अयोध्या नगरी को सुंदर बनाने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। दियों को जलाने के लिए 90,000 लीटर सरसों के तेल इस्तेमाल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस साल राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव में स्थानीय नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा। दियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए घाटों की संख्या 51 से बढ़ाकर 55 कर दी गई है, जिसमें चौधरी चरण सिंह भजन संध्या स्थल समेत अन्य स्थान शामिल हैं। इनके अलावा राज्य का सूचना विभाग भी 10 झांकियां तैयार कर रहा है। दीपोत्सव 24 के आयोजन झांकियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इस बार जो है पर्यटन विभाग 7 झांकियां और रामरथ कुल 8 झांकियों का जो है टेंडर किया है और वो साकेत महाविद्यालय में बन रही हैं। जो है ये 7 झांकियां जो होंगी ये रामायण के 7 कांड जो हैं उस पर आधारित होंगी, थीम बेस होंगी और एक बेहतर पिछले सालों से बेहतर झांकियाँ होंगी। ये हमारा कार्य वहाँ भी पूरी कोशिश है कि उसको 28 तारीख तक का हम काम को अपना ख़त्म कर लें। अच्छा, कितने कारीगर? ये हमारे पास 50 लोग की टीम लगी हुई है प्रेजेंट टाइम में और कुछ कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ आदमी उधर मूर्तियों का काम कर रहे हैं। राम जी की मूर्ति बन रही है, हनुमान जी की मूर्ति बन रही है, सीता माता की बन रही है, मूर्तियों का भी काम हो रहा है। बाकी हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली बेस्ड इस बार हमारी झांकियाँ हैं। जैसे दिल्ली पे झांकियाँ चलती हैं राजपथ पे, उसी प्रकार की झांकियाँ हैं। प्रवेश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, अयोध्या का इस बार का दीपोत्सव बड़ा खास होने वाला है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा और इस बार का जो लक्ष्य है वो भी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। पिछली बार 21 लाख दिए जलाए गए, इस बार मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री ने रखा है वो 25 लाख का है। किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या में जो है लगातार दीप उत्सव जब होता है तो अपने आने वाले वर्ष में जो है लगातार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। इस बार जो है अयोध्या दीप उत्सव में 25 लाख दीपक एक साथ जलाए जाएंगे, जो कि 55 घाटों को उसके लिए चिन्हित करके मैपिंग किया गया है और दीप प्रज्वलन के लिए जो है 30,000 वॉलेंटियर भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो प्रांतीय दीप उत्सव में जो है बहुत सारे वीआईपी आते हैं, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और श्रद्धालुओं को बैठने के लिए जो राम की पैड़ी है वो राम की पैड़ी पे बाकायदा जो है स्टेडियम नुमा सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि वहां से जो है लोग आराम से बैठ सकें। तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो है जो दीप उत्सव के दिन यानी कि 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से राम कथा पाठ तक एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो है अन्य मंत्री व जो है अन्य वीवीआईपी भी उसमें शामिल रहेंगे। इसी के साथ साथ जो है जो 25 लाख का जो दीपक जलाने का कार्यक्रम है, तो इससे साफ कहा जा सकता है कि जो दीप उत्सव का कार्यक्रम है हर बार अयोध्या में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड जो है नया कीर्तिमान गढ़ने का काम अयोध्या कर रही है। और ये दीप उत्सव जो है काफी भव्य और दिव्य होने वाला है, क्योंकि आराध्य अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हुए हैं, जिसके बाद ये पहला दीप उत्सव होगा। इसलिए पूरी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और 28 तारीख तक जो है लगभग पूरी जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल प्रवेश, से इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें अयोध्या की जो दीपोत्सव की तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। इस बार का जो दीपोत्सव वो खास और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। और अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य से खिलवाड़ पोषाहार पर सवाल की।
दरअसल गाजियाबाद में आंगनबाड़ी केंद्र के पोषाहार में चने की दाल में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण हार दिया जाता है। ये पोषाहार स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया जाता है। गांव विद्यापुर के आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता, आपको बता दें, पात्र ग्रामीणों को पोषाहार वितरित कर रही थी कार्यकर्तियां। पोषाहार की खाद्य सामग्री में दी गई चने की दाल में घुन व सुड़ी मिली है। घुन के कारण चने की दाल पाउडर की तरह लग रही थी। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी से मामले की शिकायत की तो उन्होंने अनसुना कर दिया। ग्रामीणों ने घटिया पोषाहार सामग्री वितरित करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डीपीओ शशि वासणे ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। हो सकता है कि बरसात में किसी पैकेट में नमी के कारण घुन पड़ गई हो, फिर भी मामले की जांच की जा रही है। और अब हम बात करेंगे, हम होंगे साथ साथ। झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया ब्लॉक आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगा और कांग्रेस और जेएमएम 81 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के लिए रांची पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने रांची स्थित अपने सरकारी आवास पर गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने आगे कहा कि शेष 11 सीटों के लिए गठबंधन सहयोगियों आरजेडी वाम दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर की उपस्थिति में सीट शेयरिंग का ऐलान किया है। हालांकि इस मौके पर आरजेडी और वाम दल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। सोरेन ने बताया कि राजद और सीपीआई-एल से बातचीत के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस और जेएमएम किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को काफी गंभीरता से लेते हुए, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है और गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।